सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा में आज का हमारा विषय कुछ देर से लिया जा रहा है, लेकिन विषय इतना जरूरी है कि कुछ विलंब के बाद भी इस पर बात करना जरूरी था। हमारा आज का विषय है नक्सल का नासूर, खात्मा कितनी दूर। संदर्भ देश के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा पिछले दिनों ली गई वह बैठक है, जिसमें तमाम मुख्यमंत्रियों और प्रदेशों के मुख्य सचिव तथा पुलिस प्रमुखों के साथ बैठक करके उन्होंने नक्सलियों की वर्तमान स्थिति और आगे की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की। अमित शाह के कहे पर अगर यकीन करें तो देश आश्वस्त हो सकता है कि नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई निर्णायक दौर में पहुंच गई है। अमित शाह ने आंकड़ों की मदद से यह दावा किया कि नक्सलियों की घटनाओं में तकरीबन आधे से ज्यादा कमी आ चुकी है। जो प्रभावित जिले थे उनकी संख्या भी तकरीबन आधी रह गई है। पहले 96 जिले 2009-10 में हुआ करते थे और अब बामुश्किल 52-53 जिले ही नक्सल प्रभावित रह गए हैं। 10 राज्यों के संदर्भ में यह बैठक थी। 6 मुख्यमंत्री शामिल हुए। 4 मुख्यमंत्री विभिन्न कारण बताते हुए बैठक में शामिल नहीं हुए। जिन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया था उसमें झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बंगाल। कुल मिलाकर इस बातचीत के आधार पर एक उम्मीद बंधी है कि क्या वाकई इस देश के सम्मुख पिछले 5 दशक से सबसे बड़ी समस्या बनकर सामने आए नक्सल समस्या वाकई खात्मे की ओर आ गई है। जिन नक्सली घटनाओं ने पूरे देश को दहलाकर रख दिया, पशुपति से लेकर तिरुपति तक या तिरुपति से लेकर पशुपति तक कॉरिडोर बनाने की बात, लाल सलाम की बात जो लोग करते थे, क्या वह इतिहास के पन्नों में दफन होने का समय आ चुका है? क्या एक समय पर यह समस्या सामाजिक समस्या के रूप में प्रकट की जा रही थी? क्या सैन्य तरीकों से ही उस पर जीतने के दावों पर भरोसा किया जा सकता है? समझने की कोशिश करेंगे जो तमाम सरकारें अब तक इस समस्या को काबू कर पाने में नाकाम रही, चाहे वो भाजपा की थी, चाहे वो कांग्रेस की थी, चाहे वामपंथी सरकारें थी। ऐसा क्या पिछले 7 साल में हुआ है जिसके आधार पर अमित शाह आश्वस्त है कि अब मामला निर्णायक दौर में आ चुका है? समझने की कोशिश करेंगे। कई खास मेहमान इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे। उनसे आपका परिचय कराएं और देश के सम्मुख यक्ष प्रश्न बनी रही इस समस्या के संदर्भ में कुछ निर्णायक बातचीत करने की कोशिश हम भी करें। उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र यह कहता है कि राज्य का अस्तित्व अच्छे जीवन के लिए होता है, केवल जीवन के लिए नहीं। महान दार्शनिक अरस्तु ने हजारों साल पहले यह विचार मनुष्य जाति के हवाले किया था और यह विचार ही अपने आप में नक्सलियों के संदर्भ में सवाल खड़ा कर देता है। जब इस देश के 10 से ज्यादा राज्य नक्सल घटनाओं से पीड़ित हों, वहां पर उस क्षेत्र के निवासियों के अच्छे जीवन की उम्मीद हम कर भी कैसे सकते हैं? और जब तक अच्छा जीवन नहीं, तब तक क्या राज्य अपने दायित्व का निर्वहन कर पाया? ये हमारे बीच में एक सवाल होना चाहिए। इसकी रोशनी में अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए कांग्रेस पार्टी के छत्तीसगढ़ इकाई के संचार प्रमुख और पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी जी मौजूद हैं। हमारे साथ में बादल सरोज जी हैं, जाने माने वामपंथी नेता विचारक हैं, वह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही नक्सल मोर्चे पर लंबे समय तक बतौर पुलिस अधिकारी लोहा लेते रहे छत्तीसगढ़ के पूर्व डीजीपी रामनिवास जी भी हमारे साथ में। कुछ देर में कुछ और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे तो उनसे आपका परिचय कराएंगे, पर चर्चा की शुरुआत बादल सरोज जी से ही करते हैं और बादल सरोज जी से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ पिछले 7 साल में ऐसा हुआ है जिसके चलते 96 जिले जो नक्सल घटनाओं से पीड़ित थे वो 53 पे आ गए हैं। अमित शाह जी का कहना है कि केवल और केवल नक्सलियों को पैसा सप्लाई के स्रोतों पर अब मार देने की जरूरत है। सारे राज्य मिलकर एकजुट होकर इस काम को करें, समस्या समाधान की ओर आ चुकी है। आपसे समझना है बादल जी, 1967 में कानू सान्याल और चारू मजूमदार के नाम पर जो ये नक्सल आंदोलन की शुरुआत सशस्त्र विद्रोह के रूप में इतिहास के पन्नों में दर्ज है, क्या वह उद्देश्य प्राप्त हो चुका इसलिए खत्म होने जा रही है, या ये भटक गया था जिस स्वरूप में आप है इसलिए अब अपनी मौत मरने जा रहा है, या सरकार ने इतने सार्थक प्रयास राज्य और केंद्र के स्तर पर किए हैं कि इसके समाधान का समय आ चुका है? क्या कहते हैं बादल जी? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये माफी चाहूंगा कि मैं 15-20 मिनट रह पाऊंगा क्योंकि मेरी ट्रेन का टाइम है जी, और हिमांशु भाई के आदेश को मैं आमतौर से टालता नहीं हूं, इसलिए यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। इसलिए मेरी गैरहाजिरी को ये न माना जाए कि मैं डिबेट को बीच में छोड़ के जा रहा हूँ। पहली बात तो ये कि
1967 में जो नक्सलवादी आंदोलन पैदा हुआ था उसका एक वैचारिक आधार था जी। और उस वैचारिक आधार के बाद पिछले 15 साल पहले से वो वैचारिक आधार पूरी तरीके से समाप्त हो चुका था और नक्सल विचार में 1967 की विचारधारा में विश्वास करने वाले अधिकांश राजनीतिक समूह राजनीति की मुख्य धारा में शामिल हो चुके थे। जी। ये बात हमें दर्ज करनी चाहिए क्योंकि एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था कि उन्होंने अपनी उस गलत समझ से अपना नाता छुड़ा लिया था और वो राजनीति की मुख्य धारा में शामिल हो गए थे और अभी भी वो राजनीति की मुख्य धारा में सीपीआईएम लिबरेशन के नाम से या और नामों से शामिल है। जी। ये जो समस्या फिलहाल है हमारे बीच में 8, 10, 12 साल से, उस समस्या को माओवादी समस्या बोला जाता है। जी। और ये माओवादी नाम की जो समस्या है वो दरअसल वैचारिक समस्या नहीं है। वो लाल सलाम का या लाल झंडे के केवल नारे का इस्तेमाल करते हैं। वो एक ऐसे मानसिक रोगी अपराधियों का गिरोह है जिसे किसी भी तरीके से राजनीतिक नहीं माना जा सकता, नहीं माना जाना चाहिए। और इसीलिए आपने ये दर्ज किया होगा कि पिछले वर्षों में जब वामपंथ की सरकार हुआ करती थी पश्चिम बंगाल में, तब हमारा मुख्य तनाव या हमारी जो मुख्य समस्या हुआ करती थी वो इन माओवादियों से हुआ करती थी, जिसका काफी हद तक हमने समाधान कर लिया था। जी। उसी तरीके से झारखंड के एक बड़े हिस्से में से ये आंदोलन तकरीबन समाप्त हो चुका है। दो तरीके से ये समाप्त होता है। एक तो कानून व्यवस्था की कड़ाई तो करनी ही पड़ती है। जी। आपको अपराध के विरुद्ध जो जरूरी काम है उन जरूरी कामों को तो करना ही पड़ेगा, लेकिन उसी के साथ साथ आपको उस गुमराह की गई जनता के बीच में विकास कार्यों की एक झड़ी लगा के उसके विश्वास को भी जीतना होता है। हिंदुस्तान के ज्यादातर हिस्से में ये आंदोलन समाप्त हो चुका है। अब जहां पर है वहां पर, और मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं, और वहां पर इसको जीवित रखा गया है। इस आंदोलन के नाम पर और भी बहुत सारी सुविधाएं हमारे देश के राजनीतिक हुक्मरानों को मिल जाती हैं और प्रशासन के भी कुछ अधिकारियों को मिल जाती है, सबको नहीं, कुछ अधिकारियों को। मुझे लगता है कि इसके विरुद्ध एक सर्वानुमत राय बननी चाहिए और वो राय ये बननी चाहिए कि हम उन इलाकों में जहां पर ये मौजूद है वहां पर विकास के कार्य को लोकतांत्रिक भागीदारी के साथ करेंगे, जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों को सम्मान देंगे और उसी के साथ साथ ये जो समस्या है, जैसे मैं बस्तर की बात आपको बताऊं, आप जो छत्तीसगढ़ में हैं, बस्तर में वो ठेकेदारों से भी वसूली करते हैं, तो बड़ी बड़ी कंपनियों से भी वसूली करते हैं और ये मेरी प्रामाणिक जानकारी है कि उनके तमाम सारे पुलिस अधिकारियों के साथ भी उस तरीके के रिश्ते हैं। जी। तो ये काय की विचारधारा है। इसलिए पहली बात तो ये कि इनको वामपंथी माना जाना बंद किया जाना चाहिए और विचार के नाम से भी माओवाद नाम की कोई चीज दुनिया में कभी नहीं, न माओ के चीन में न चीन के बाहर। लेकिन हमारे यहाँ पे दुर्भाग्य ये रहा कि हमने इसको पॉलिटिकल पॉइंट के रूप में स्कोर करने की कोशिश की हमेशा। मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूं और काश ऐसा न हुआ होता। किशन जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल के 2 जिलों में उत्पात किया जा रहा था। उस उत्पात को नियंत्रित करने के लिए सरकार जो कदम उठा सकती थी वो उठा रही थी, बस्तर जैसे नहीं लोकतांत्रिक कदम उठा रही थी। उस वक्त ममता बनर्जी विपक्ष की नेता हुआ करती थी वहां पर और वो कलकत्ता में भूख हड़ताल पर बैठी थी। पूरा देश जानता था कि ये आंदोलन ये माओवादियों का आंदोलन है, किशन जी इसका नेतृत्व कर रहे हैं जिन्हें बाद में मार दिया गया। लेकिन उस धरने पर मेरे पास वो फोटो है जिस पर भूख हड़ताल पर ममता जी के साथ बैठने के लिए आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी भी पहुंचे थे, आदरणीय राजनाथ सिंह जी भी पहुंचे थे। ये जो राजनीतिक अवसरवाद है या जिसको कहते हैं कि तात्कालिकता है, उस तात्कालिकता से अगर हम नहीं बचेंगे, मैं अपनी पार्टी की ओर से पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि किसी एक राजनीतिक पार्टी के सबसे अधिक कार्यकर्ता माओवादियों के हाथों से मारे गए हैं तो वो मेरी पार्टी है। लेकिन मैं इस बात के बाद भी कह रहा हूं कि इसके बाद भी न कभी हमने आंध्र प्रदेश में, न कभी हमने झारखंड में, न कभी हमने छत्तीसगढ़ में इस पॉइंट को स्कोर करके उनके साथ तात्कालिक गठबंधन बनाने की कोशिश नहीं की। तो राजनीति में जो गलत है वो हमेशा गलत है। अगर कांग्रेस की सरकार है या लेफ्ट की सरकार है या अकालियों की सरकार है या टीएमसी की सरकार है तो गलत नहीं है और हमारी सरकार है तो गलत है। ये जो धारणा है उस धारणा को अगर हम छोड़ देंगे और एक नेशनल लेवल की पॉलिटिकल कंसेंसस बना लेंगे तो मुझे लगता है कि इस पर काफी मदद मिल सकती है। और आपने काफी विस्तार से काफी चीजें बताई हैं, लेकिन मेरा एक
सवाल है आपसे जो मैं आपसे करना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मैं अपने 2 मेहमानों का स्वागत करना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही हमारे साथ संजय चौहान जी भी जुड़ गए हैं जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवादी से जुड़े हुए हैं। आपका स्वागत है। मैं बृजमोहन जी के पास जाऊं उससे पहले बादल सरोज जी, जो आपसे समझना चाहता हूं वो ये है कि अमित शाह जी ने 26 सितंबर को जो बैठक हुई तमाम मुख्यमंत्री और आला अधिकारियों के साथ, उसमें यह बताया कि 2010 में 1005 मौतों की तुलना में 2020 में 82% कमी आई है मौतों में। नक्सली घटनाओं में कुल 183 मौत हुई। दूसरा उनका दावा था कि 2010 में 96 जिले देश के ऐसे थे जो नक्सल प्रभावित थे, अब वो 53 रह गए हैं। और तीसरा और आखिरी टिप्पणी उनकी थी कि 2009 में 2258 घटनाएं हुई थी नक्सली हमलों की या नक्सली वारदातों की, और उनमें 70% की कमी आई है। 2020 में 665 तक सिमट गई। क्या आप जिस नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सरकार को हर मोर्चे पर विफल मानते हैं, क्या नक्सल मोर्चे पर गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा साझे किए गए इन आंकड़ों पर भरोसा करते हैं? क्या इसे मोदी सरकार की उपलब्धि के तौर पर देखते हैं? और अगर उपलब्धि के तौर पर देखते हैं तो ये उपलब्धि कैसे उनके हिस्से में आई, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जहां तक उपलब्धियों का सवाल है तो मुझे नहीं लगता कि मोदी जी के पास इतनी कम उपलब्धियां हैं। वो अगर चाहे तो उनके दावे अगर जोड़ लिए जाए तो धरती से लेकर चांद तक एक पूरी की पूरी फेस्टून्स की और होर्डिंग्स की एक बौछार लगाई जा सकती है। लेकिन बहुत ही कॉमन सेंस का प्रश्न है, और कॉमन सेंस का प्रश्न है कि ये जो नक्सल या माओवादियों की समस्याओं से जो मुकाबला करता है वो कौन करता है? जी, सीआईएसएफ करती है, बीएसएफ करती है, मिलिट्री करती है, या उन राज्यों की सरकारें करती हैं? जाहिर सी बात है कि ये कानून व्यवस्था का सवाल हर राज्य की अपनी सरकार के नियंत्रण में होता है। वहां का पुलिस महकमा, वहां का गृह मंत्रालय, वहां का राजनीतिक नेतृत्व उसको अंजाम देता है। तो मुझे बहुत खुशी होती है अगर नरेंद्र मोदी जी के गृह मंत्री जी ने इस बात की टिप्पणी की होती कि हम इन राज्य सरकारों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि इन्होंने अपने यहाँ पर इस व्यवस्था पर, इस समस्या पर काबू पाने की कोशिश की। और ये होना भी चाहिए। अभी चूंकि इसी से जुड़ी हुई बात है कि जो अब हमारी तरफ चंबल में एक कहावत है कि महेरी में साझेदारी होगी और खीर में न्यारे होंगे। ये एटीट्यूड ठीक नहीं है, और यही वजह है, मुझे लगता है यही वजह है कि जिसकी वजह से एक बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट पैदा हो गया इस वक्त देश के अंदर। और जो सबसे ज्यादा खतरे में है वो है हमारा फेडरल स्ट्रक्चर, संघीय ढांचा। उस संघीय ढांचे में बहुत सारे काम है जो बटे हुए हैं, एकदम स्पेसिफिक बटे हुए हैं। राज्यों के क्या काम होंगे, केंद्रों के क्या काम होंगे, उन कामों को आप एकदम से कैप्चर करना चाहते हैं, उन कामों पर कब्जा करना चाहते हैं। और उसके बाद अगर एक डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट पैदा होता है तो उसके बाद आप ये कहते हैं कि राज्य सरकार नहीं आ रही है। उदाहरण के लिए ये जो 3 खेती के कानून है, खेती राज्यों का विषय है, संविधान ने तय किया हुआ है। उस सवाल को लेकर क्या राज्यों की कोई बैठक बुलाई आपने? पिछले 7 वर्षों में देश में तमाम समस्याएं पैदा हुई। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल नाम की एक कमेटी होती है जिसमें देश के सारे मुख्यमंत्री और प्रशासनिक अधिकारी और बहुत सारे लोग और बुलाए जाते हैं, राजनीतिक पार्टियां। पिछले 7 वर्षों में एनआईसी की एक भी बैठक नहीं हुई। कोरोना जैसी महा आपदा आ गई, राज्यों को किस तरीके से उसको हल करना चाहिए, राज्य सरकारों की जिम्मेदारियां थी, उस सवाल को लेकर कोई बैठक नहीं हुई। अभी 24,000 और 3,000 किलो मॉर्फिन जो दुनिया में इतनी मात्रा में कहीं नहीं पकड़ी गई, वो अडानी जी के पोर्ट पर आती है, गायब हो जाती है। विजयवाड़ा की का एड्रेस है, दिल्ली होते हुए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र होते हुए वो निकली होगी, गुजरात पहुंची होगी, कहां गई? ऐसे सवाल है जिन सवालों पर राज्यों को विश्वास लेकर आपको काम करना होगा। वो दिल्ली में बैठकर नहीं हो सकता। इसलिए ये वो उसका श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उनके श्रेय लेने से उनकी संतुष्टि होती है तो ये श्रेय उनको दिया जाना चाहिए। लेकिन याद रखा जाना चाहिए कि खीर में साझेदारी और महेरी में न्यारे होना ये ठीक नहीं चलता। ये ठीक नहीं मानते हैं। कुल मिला के बादल सरोज जी कहना, अगर ये आंकड़े सही भी मान ली जाए तो इसका श्रेय राज्यों को देना चाहिए। केंद्र सरकार किस बात पर इतनी मुग्ध हो रही है? मेरे साथ में बृजमोहन अग्रवाल जी हैं। जैसा दावा गृह मंत्री जी का देश के संदर्भ में है, जिस छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री बृजमोहन जी आप रहे हैं, वहां के एक सम्माननीय उद्योग मंत्री हैं, बस्तर इलाके से ही आते हैं जो घोर नक्सल प्रभावित माना जाता है। कवासी लखमा उनका नाम है। उन्होंने अभी बयान दिया,
15 साल भाजपा की सरकार रही, रमन सिंह मुख्यमंत्री रहे, झोला छाप डॉक्टर थे, कुछ किया नहीं गया। हमने आगे नक्सल समस्या पे काबू पाया। आप लोग हेलीकॉप्टर पे उड़ते रहे, हम गाड़ियों में चल रहे हैं, आराम से चल रहे हैं, नक्सल समस्या पे काबू पा रहे हैं। क्या माने? जब गैर भाजपा शासित सरकारें राज्यों में अस्तित्व में आई हैं तो नक्सल के मोर्चे पर कुछ उपलब्धियां हिस्से में आ रही हैं। बाकी आपने अपनी तरफ से, कांग्रेस का आरोप रहा है, अपनी सरकारें बनवाने के लिए नक्सलियों का सहयोग लेने की भरसक चेष्टा की है और अब उन्हीं नक्सलियों के संदर्भ में आप निर्णायक लड़ाई की बात कर रहे हैं। थोड़ा रोशनी देंगे? हिमांशु जी, आप अच्छी तरह जानते हैं, आप भी छत्तीसगढ़ में ही रहते हैं जी, कि 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय नक्सलवाद से निपटने के लिए कितनी तेजी से काम किया गया। जी, किसी जमाने में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के जमाने में 10 बटालियन होती थी जी, आज वहां पर 50 से ज्यादा बटालियन काम कर रही है। जी, कभी दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, केसलूर, नारायणपुर, वहां तक सड़कें नहीं होती थी, वहां तक आज सड़कें बन गई हैं। जी, वहां पर लोगों को राशन नहीं मिलता था, आज वहां पर लोगों को राशन मिल रहा है। जी। आज वहां पर पीने के पानी की व्यवस्था हो रही है। अगर सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर जैसे स्थानों पर 200 बेड के हॉस्पिटल बनकर तैयार हो गए, यहां पर हेलीकॉप्टर उपलब्ध करवाकर अगर हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेज इंजर्ड होती हैं तो उनको वहां पर लिफ्ट करके लाया जाता है। जगदलपुर में मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल बनाकर वहां पर लोगों का इलाज किया जाता है। तो बस्तर के विकास की कहानी के बारे में तो मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा कि पिछले 2.5 साल से कांग्रेस की सरकार आई है, पिछले 2.5 सालों में उन्होंने क्या काम किया है? अगर जो पिछड़े जिलों को आइडेंटिफाई कर उनके लिए अतिरिक्त पैसा देने का काम किया तो बीजेपी की सरकार ने किया, और वहां पर सभी प्रकार की सुविधाएं, विकास के साधन लोगों के पास तक पहुंचे। वहां के वनवासी अब नक्सलियों के खिलाफ में खड़े होने लगे हैं। जब से यहां पर कांग्रेस की सरकार आई है तो नक्सलियों ने तो उसके बाद में नारे लगाए, अब हमारी सरकार आ गई है, हमको कोई कुछ हमारा नहीं बिगाड़ सकता। और यहां पर लगातार जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से आप देखेंगे तो नक्सलवादी गतिविधियां बढ़ गई हैं। पहले नक्सलवादी गतिविधियां सिर्फ आंध्रा की बॉर्डर पर थी, तेलंगाना की बॉर्डर पर थी, उड़ीसा की बॉर्डर पर थी, महाराष्ट्र की बॉर्डर पर थी, परंतु आज तो वो जो नक्सली गतिविधियां हैं वो हमारे गरियाबंद तक पहुंच गई हैं। नक्सली गतिविधियां हमारी जो हैं वो कांकेर तक पहुंच गई हैं। तो लगातार नक्सली गतिविधियां खाली बोलने से कुछ नहीं होगा। अगर आप अच्छी तरह विकास के मामले में, और मैं सरोज बादल जी को सुन रहा था, उन्होंने सही बात कही कि आज जो नक्सलवाद है वो विचारधारा के आधार पर नहीं है, अब तो वो लुटेरे हैं, अब वो डकैत हैं, अब वो लेवी वसूल करने वाले लोग हैं। अब उनके कोई विचारधारा के आधार पर काम नहीं करना। अगर वो विचारधारा के आधार पर काम करते तो राशन दुकानों को क्यों लूटते? अगर वो विचारधारा के आधार पर काम करते तो वो स्कूलों की बिल्डिंग को क्यों उड़ाते? अगर वो विचारधारा के आधार पर काम करते तो ट्यूबवेल्स में वो बारूद क्यों डालते? अगर वो विचारधारा के आधार पर काम करते तो अस्पतालों को क्यों बम से उड़ाते? अगर वो विचारधारा के आधार पर काम करते तो वो लोगों को गांव-गांव में लोगों की हत्या क्यों करते, टुकड़े क्यों करते? अब वो विचारधारा के आधार पर काम नहीं कर रहे हैं। और वर्तमान कांग्रेस की सरकार जो है वो तो नक्सलवादियों के सहयोग से ही जीत कर आई है, और इसलिए नक्सलियों ने कांग्रेस को जीतने के बाद में नारे लगाए कि अब हमारी सरकार आ गई है। और जहां पर भी वो गतिविधि करते हैं उसमें वो, और नक्सलवादियों के माओवादियों के जो समर्थक हैं वो सीएम हाउस तक आते हैं और मीटिंग करते हैं। जिनके खिलाफ में पूर्व में अपराध दर्ज हो चुका है, जिनको आइडेंटिफिकेशन हो चुका है कि नक्सलवाद के समर्थक हैं, उनको आज मुख्यमंत्री निवास में बुलाकर उनके साथ में मीटिंग की जाती है। तो ये सब जो स्थितियां हैं कि छत्तीसगढ़ में अगर देश के बाकी हिस्सों में कम हुआ है तो आज छत्तीसगढ़ में ये कम क्यों नहीं हो रहा है? यहां पर लगातार घटनाएं क्यों हो रही हैं? इन घटनाओं के पीछे अगर सबसे बड़ा कारण है तो सरकार की कहीं न कहीं सहानुभूति है, राज्य सरकार की, और उस सहानुभूति के कारण 2-3 सवाल हैं। आपका विश्वास किसके प्रति है? छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री कवासी लखमा के दावे के प्रति है कि नक्सली घटनाओं में कमी आई है, या अपनी पार्टी के नंबर 2, देश के गृह मंत्री, सरकार के नंबर 2 अमित शाह के दावे के प्रति अविश्वास है? अमित शाह जी का दावा है कि हमारी सरकार के अस्तित्व में आने के बाद नक्सली घटनाओं में आधारभूत परिवर्तन आया है, इतनी जबरदस्त कमी आई है, 70% कमी का दावा है। अविश्वास है आपका? अमित शाह सही नहीं बोल रहे,
क्योंकि अगर इतनी बड़ी संख्या में कमी आई है तो सबसे नक्सल प्रभावित इलाका तो छत्तीसगढ़ ही माना जाता है। बगैर छत्तीसगढ़ में कमी आए देश के आंकड़े कैसे सुधर सकते हैं, ये एक सवाल। दूसरा, आपसे जानने में दिलचस्पी है इस बात को लेकर कि आखिर एक समय पे आप सब लोग बताते हैं कि यह सामाजिक समस्या है, तो केवल बंदूक के जोर पर यह समस्या को काबू में पाया गया है या आपने कुछ ऐसा किया है जिसके चलते ये काबू में आ रही है, ये जानने में दिलचस्पी है। और तीसरी दिलचस्पी है कि आपको इस बात में आपत्ति है कि नक्सलियों से सहानुभूति रखने वाले लोग यहां के मुख्यमंत्री निवास में जाके मिलते हैं, आपको उनकी मुलाकात में आपत्ति है। और आपने तो पुनर्वास नीति ये बनाई थी जिसमें जो पहले नक्सली रहे, जो तमाम मामलों में आरोपी रहे, वो एक बार अपने हृदय परिवर्तन का दावा करते तो आप उन्हें पुलिस की वर्दी पहनवा दे रहे थे पुनर्वास नीति के तहत। तो आपको पुराने नक्सलियों को पुलिस वाला बनाने में संकोच नहीं, पर जिनकी कभी नक्सलियों के प्रति हमदर्दी रही है वो अगर मुख्यमंत्री निवास में मुलाकात कर ले रहे हैं तो आपको लग रहा है कि ठीक नहीं हो रहा है। तीनों विषयों पे आप पे दृष्टि मिले तो फिर शैलेश नितिन त्रिवेदी जी को कुछ मौका मिले आपके संदर्भ में कुछ कहने सुनने का। देखिए हिमांशु जी, आपने स्वयं ने आंकड़े बताए कि जो आंकड़े अमित शाह जी ने बताए वो 2009-10 के बताए हैं जी। उन्होंने आंकड़े कोई 2014-15 के नहीं बताए हैं जी। पिछले 10 सालों में ये अंतर आया है जी। और 10 सालों में जो अंतर आया है, आज भी अगर पूरे देश में आपने स्वयं ने बताया 58 जिले हैं, उन 58 जिलों में से छत्तीसगढ़ में कितने जिले हैं जी? उसमें कमी कितनी हुई पिछले 2.5 सालों में? आप जरा बता दें, एक जिले में भी कमी हुई क्या जी? और जिले बढ़े हैं। और इसलिए ये अगर आपको याद होगा जी, तो मुझे याद है जब शिवराज पाटिल जी इस देश के गृह मंत्री थे, उस समय मैं छत्तीसगढ़ का गृह मंत्री था जी। मैंने ही कहा था कि ज्वाइंट कमांड, ज्वाइंट एफर्ट और ज्वाइंट पॉलिसी ये होनी चाहिए, और इसके अंतर्गत अगर हम काम करेंगे तो देश को नक्सलवाद से मुक्ति मिल सकती है। आज भी छत्तीसगढ़ का बस्तर इलाका जो ट्राइबल का पूरा भरा हुआ है, और उस ट्राइबल क्षेत्र में आज भी अगर विकास नहीं हो पा रहा है तो उसका सबसे बड़ा कोई कारण है तो वो नक्सलवाद है जी। और उस नक्सलवाद के कारण ट्राइबल बेल्ट का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है जी। और आज केंद्र की सरकार ट्राइबल बेल्ट में डेवलपमेंट करने के लिए, आप जरा मुझे बता दें कि भूपेश बघेल जी की सरकार आने के बाद कितनी सड़कें वहां पर सैंक्शन हुई हैं, कितनी सड़कें उन्होंने बनाई हैं, कितनी नई स्कूलें खोली हैं, कितने वहां पर पुलिया बनाए हैं, कितने वहां पर सामुदायिक भवन बनाए, कितने हॉस्पिटल खोले हैं, कितने मेडिकल कॉलेज खोले हैं। खाली इससे नहीं होगा, अगर हमें काम करना है तो वहां पर हमको सामाजिक आर्थिक विकास भी करना पड़ेगा और टिट फॉर टैट भी करना पड़ेगा। हमको गोली का जवाब गोली से देना पड़ेगा। अगर हम गोली का जवाब गोली से नहीं देंगे तो हम बस्तर वासियों के साथ में, नक्सल इफेक्टेड एरिया के लोगों के साथ में हम न्याय नहीं कर पाएंगे। मेरा एक सवाल है आपसे, फिर मैं शैलेश जी के पास जाना चाहता हूं। आपने बहुत अच्छा किया, आपकी रणनीति बहुत अच्छी थी, आपकी योजनाएं बहुत अच्छी थी, आपका समर्पण बहुत अच्छा था, और ये कांग्रेसियों की तो बात ही छोड़ दी, ये तो नक्सलियों से मिले ही हुए हैं, इनकी तो सरकार आपके अनुसार नक्सलियों की मदद से ही आई हुई है। पर सवाल इस बात का है कि आंकड़े तो कुछ और कहते हैं। जब आपकी सरकार रही तो 2008 में 22 जवान शहीद हो गए, ताड़मेटला 76 जवान। 2013 को कैसे भूलेंगे आप और हम, जिसमें कांग्रेस की पूरी एक पीढ़ी नक्सली हमले में खत्म हो गई। उन कांग्रेसियों की जान चली गई जिनके संदर्भ में आप बता रहे हैं कि उनकी नक्सलियों के साथ में मिली भगत थी। और 2019 में भूपेश बघेल के नेतृत्व में सरकार अस्तित्व में आई है। 2 घटनाओं के अलावा कोई ऐसी घटना, एक भीमा मंडावी की मौत के संदर्भ में हमले में, और दूसरा 21 मार्च 2020 को चिंता गुफा में नक्सलियों के हमले में 17 जवानों की मौत के अलावा, ऐसे से अभी प्रदेश बचा हुआ है। किसके दावे पे भरोसा करें? देखिए हिमांशु जी, ये घटनाएं एक दिन में घटित नहीं होती हैं जी। उन्होंने बड़ी घटनाएं क्यों की जी? क्योंकि उनके खिलाफ में एक तरीके का राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने युद्ध छेड़ा हुआ था जी। और लगातार नक्सलियों को इतनी तेजी से मारा जा रहा था। आज तो आप रोज घटनाएं सुन रहे हैं, आप हमारे इंस्पेक्टर मारे जाते हैं, उनको आप हत्या नहीं मानेंगे। आज हमारे पुलिस के जवान मारे जाते हैं, उसको आप हत्या नहीं मानेंगे। आज हमारे ग्रामीण मारे जाते हैं, उनको आप हत्या नहीं मानेंगे। लगभग ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन किसी गांव के व्यक्ति की टुकड़े टुकड़े कर वो लोग ना फेंक दें। लगभग पिछले 2.5 साल में 100 से ज्यादा पुलिस के जवानों को उन्होंने मारा है
जी। उन्होंने कम से कम भी 22 ब्लास्ट की घटनाएं की है। 22 जी। लैंड माइनिंग की 22 घटनाएं हुई हैं पिछले 2.5 साल में। जी। तो ये जो चीजें हैं, अगर उनको इतने पीछे ढकेला गया, और आज भी ये सरकार, मैं तो ये कहना चाहता हूं इस सरकार में कि जो कांग्रेस के नेता मारे गए थे और वो बहुत दुखद घटना थी, दुर्भाग्यजनक घटना थी, उनके अपराधियों को, उनके आरोपियों को, जो मुख्यमंत्री कहते थे कि मेरे जेब में प्रमाण है, आज वो प्रमाण प्रस्तुत क्यों नहीं कर रहे? उनके अपराधियों को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे? इस सरकार के पास में अगर इतनी बड़ी ताकत है तो उनके अपराधियों को गिरफ्तार करें, उसका जो प्रमाण है उसको प्रस्तुत करें। ये कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं है, ये तो वहां के आम आदमी के जीवन में, आप इसको कांग्रेस और बीजेपी में मत बांटिए, आप इसको वहां के आम आदमी के जीवन में कितनी खुशहाली प्रस्तुत होना चाहिए, उसकी सुविधा के लिए हम क्या कर रहे हैं। मैंने आपको कहा वो बातचीत मेरे और आपके बीच में हो जा रही है, लेकिन आपने कहा कि आप इसे कांग्रेस बीजेपी में मत बांटिए। मैं कहां बांट रहा हूं? भूपेश बघेल जी इसमें भाजपा की संलिप्तता की बात कहते थे, आप यहां मांग कर रहे हैं जिनके नाम उनकी जेब में, उन्हें सार्वजनिक करे और पकड़े। भाजपा के किन नेताओं के संदर्भ में आपकी इच्छा है कि उनके नाम सामने आए और जेल में दिखाई दे? अरे जो अपराधी हैं, जो शामिल थे जी, उनके बारे में कहे ना। वो भाजपा के साथ, भाजपा के लोगों के विषय में बोलते हैं। डर नहीं लगता आपको अपने कुछ साथियों के लपेटे में आने को लेके? अगर है, नहीं लगता डर। अगर उनके भी नाम है तो वो भी सामने लाए, उनमें दम है तो। अगर उनके नाम है तो वो भी सामने लाए, उनमें दम है तो। ब्रजमोहन जी आह्वान कर रहे हैं। शैलेश नितेंद्र द्विवेदी जी मेरे साथ में है। शैलेश जी, गृह मंत्री अमित शाह इस उपलब्धि के साथ में है कि आखिरकार नरेंद्र मोदी सरकार के अस्तित्व में आने के बाद नक्सलियों के मोर्चे पर निर्णायक सफलता मिलने जा रही है। इत्तेफाक रखते हैं इस दावे से, और अपनी भूमिका के संदर्भ में क्या कहेंगे? 10 राज्यों के मुख्यमंत्री बुलाए गए थे, 6 राज्यों के पहुंचे, 4 राज्यों के नहीं पहुंचे। जिन राज्यों के नहीं पहुंचे थे उसमें छत्तीसगढ़ भी था। सबसे पहले आप लोग जीरम की बात आपने भी की जी, ब्रिजमोहन भाई भी बोल रहे थे। मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ ये पूछना चाहूंगा जी, जीरम की घटना हुई थी, ठीक उसी जगह हुई थी जहां पर भाजपा की रमन सिंह सरकार ने सुरक्षा नहीं दी थी जी। माओवादी हमला ठीक उसी जगह पे हुआ और कांग्रेस नेताओं की पूरी पीढ़ी की शहादत हुई जी। हम पर माओवादियों से मिलीभगत का आरोप लगाते हैं जी। जिस पार्टी के विद्याचरण शुक्ल, नंद कुमार पटेल, उदय मुदलियार, महेंद्र कर्मा जैसे नेता शहीद हुए जीरम में, ये आरोप लगाना बहुत ही दुखद है, आपत्तिजनक है। जहां तक कांग्रेस सरकार में माओवाद की घटनाएं बढ़ने का सवाल है, मैं अपने साथ आंकड़े लेके बैठा हूं। रमन सरकार में 15 साल में 1099 सुरक्षा बलों के जवान और अधिकारी शहीद हुए, अर्थात 73 हत्याएं प्रतिवर्ष, और 1442 नागरिक मारे गए, अर्थात 96 नागरिक प्रतिवर्ष। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद 2 वर्ष जो पूरे हुए हैं, उन 2 वर्ष के आंकड़े हैं। 2019 में 21 और 2020 में 32, कुल 53 जवान और अधिकारी शहीद हुए हैं, अर्थात औसत 27। भाजपा सरकार में यह औसत 73 था। और इसी तरीके से नागरिकों की मारे जाने की घटना 2019 में 46 और 2020 में 39, कुल 85, औसत 43 से कम। भाजपा की सरकार में 73 जवान और अधिकारी औसत शहीद होते हैं, हमारी सरकार में 27। भाजपा की सरकार में 96 नागरिक शहीद होते हैं हर साल, हमारे सरकार में 43। इसका अर्थ है कि अगर अमित शाह जी कह रहे हैं कि इन घटनाओं में कमी आई है, तो निश्चित रूप से इन घटनाओं में जो कमी आई है उसका एक बड़ा कारण छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार आने के बाद इन घटनाओं में कमी है, जिसके लिए कांग्रेस सरकार की नीतियों के कारण यह कमी आई है। इसलिए इस मामले में अमित शाह जी सही कहते हैं। इस मामले में मैं बेहद विनम्रता से लेकिन दृढ़ता से ब्रिजमोहन जी की बात का प्रतिवाद करूंगा। जहां तक 2.5 साल में क्या किया, डीएमएफ का पैसा भाजपा सरकार में किसमें लगता था? स्विमिंग पूल बनने में, लिफ्ट लगने में, एयर स्ट्रिप बनने में। कोरबा की एयर स्ट्रिप डीएमएफ के पैसे से बनती थी। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद मलेरिया उन्मूलन में पैसा लग रहा है, मलेरिया की घटनाओं में कमी हुई है, स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं, जगरगुंडा की बंद सैकड़ों स्कीमें शुरू हुई हैं। सड़क की बात कर रहे थे,
सुकमा जिले के अंतिम बिंदु सिलगेर तक आज मोटरेबल सड़क है। बीजापुर का तर्रेम जो उससे लगा हुआ इलाका है, वहां तक आज मोटरेबल स्कूल है। इन सुदूर इलाकों में अब आधार कार्ड बन रहे हैं, राशन कार्ड बन रहे हैं, अबुझमाड़ में सरकार की सुविधाएं पहुंच रही हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच रही हैं। ये कांग्रेस की सरकार ने किया है। शैलेश जी, मैं बीच में रोकता हूं जी। डीएमएफ को लेकर आप बता रहे हैं जी, तो डीएमएफ लाया कौन? डीएमएफ देश के संदर्भ में बात कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपकी बात का उत्तर देना चाहता हूं। डीएमएफ माइनिंग से प्राप्त वो राशि है जिसका सबसे पहले उपयोग उन जिलों और उन जिलों के आसपास के इलाकों में लोगों के विकास के लिए होना चाहिए। लेकिन भाजपा सरकार में उस पैसे का उपयोग रायपुर, कोरबा और बिलासपुर में हुआ करता था। अब फिर से दंतेवाड़ा, सुकमा। शैलेश जी रुकेंगे जी, आप विषय को घुमा रहे हैं। नहीं, डीएमएफ की योजना कौन लेकर आया? नरेंद्र मोदी की सरकार? श्रेय देना चाहेंगे कि डीएमएफ की योजना जन समूहों के दबाव के परिणाम स्वरूप क्रियान्वित करना पड़ा कि जो लोग आजीविका से वंचित होते हैं उन लोगों की भागीदारी माइनिंग से होने वाली रॉयल्टी में होना चाहिए, इसलिए डीएमएफ की योजना आई है। तो 55 साल कांग्रेस के शासन के बावजूद भी डीएमएफ अस्तित्व में नहीं आया। क्या इसके लिए आप नरेंद्र मोदी, अमित शाह के आभारी होंगे कि वो इस प्रकार की क्रांतिकारी योजना को लेकर आए और जिसके चलते इन सुदूर इलाकों में विकास के लिए समुचित राशि उपलब्ध हो पाई? और शायद उस राशि की उपलब्धता ने नक्सली मोर्चे पर इस सफलता को गृह मंत्री के लिए अवसर उपलब्ध कराया, देशवासियों के साथ में साझा करने का। ये देखो आंकड़े कितने बेहतर हो गए। मैं चाहता था आभारी होना जी, लेकिन मेरे सामने जो आंकड़े रखे हैं जी, वो मुझे आभारी ना होने के लिए मजबूर कर रहे हैं जी। उत्तर प्रदेश, जहां माओवाद का अस्तित्व नहीं है जी, उत्तर प्रदेश के लिए 349.21 करोड़ की राशि और छत्तीसगढ़ के लिए 53.71 करोड़ की राशि। उत्तर प्रदेश को 2017 जिस वर्ष में सबसे ज्यादा माओवादी हिंसा हुई छत्तीसगढ़ में, सबसे ज्यादा जवान मारे गए, सबसे ज्यादा नागरिक शहीद हुए, 2017 में उत्तर प्रदेश को 77.16 करोड़ और छत्तीसगढ़ को 11.87 करोड़, जबकि छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की सरकार थी। केंद्र की मोदी सरकार ने लगातार छत्तीसगढ़ के साथ भेदभाव किया है, सौतेला व्यवहार किया है। यही अमित शाह जो मीटिंग बुलाते हैं, यही अमित शाह बताएं कि छत्तीसगढ़ को कितनी बटालियन दी गई है। बृजमोहन जी 50 बटालियन की बात कर रहे थे, न बटालियन मिली न हेलीकॉप्टर मिला। छत्तीसगढ़ में जो सफलता प्राप्त की गई है वो केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ साथ राज्य सरकार की नीतियों और राज्य सरकार की प्रभावी कार्यवाहियों और जन समर्थक विकास परक नीतियों के कारण है। आज यदि बस्तर में माओवाद कम हो रहा है क्योंकि बेरोजगारी कम हुई है, बस्तर में विकास हो रहा है, बस्तर में लगातार उद्योग लगाने की कोशिशें हो रही हैं, ये छत्तीसगढ़ सरकार के प्रयासों का परिणाम है। नहीं तो भाजपा की सरकार में 15 शैलेश जी, आप कहीं छत्तीसगढ़ में ज्यादा उलझ तो नहीं जा रहे? हम बात देश के संदर्भ में कर रहे हैं। नक्सली कोई छत्तीसगढ़ की पहचान नहीं है, पूरे देश के लिए एक समस्या है। गृह मंत्री का दावा है कि नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई निर्णायक दौर में पहुंच गई है, सफलताएं बहुत बेहतर मिल रही हैं, लेकिन हमें इस पर संतुष्ट नहीं होना है, अपने काम को और गति देने की जरूरत है। इत्तेफाक रखती है कांग्रेस पार्टी गृह मंत्री के इस दावे से? क्या मोदी सरकार के संदर्भ में ये उपलब्धि हिस्से में हासिल होने जा रही है कि वह इस देश को नक्सल समस्या से मुक्ति दिला देंगे? शैलेश नितिन त्रिवेदी इस संदर्भ में कुछ कहेंगे? जी, मोदी सरकार से अपेक्षा थी कि जो माओवाद प्रभावित जिले हैं, भाजपा के 15 साल में दक्षिण बस्तर से माओवाद बढ़ते बढ़ते 14 जिलों को अपने गिरफ्त में ले लिया। उन माओवाद प्रभावित जिलों के लिए एक समग्र विकास योजना हुआ करती थी। भाजपा से अपेक्षा थी वो पैसा देगी। आदिवासी इलाका, बस्तर तो एक आदिवासी इलाका है, आदिवासी इलाकों के लिए आदिवासी विकास उप योजना जो कि कांग्रेस की यूपीए सरकार के समय 12,406 करोड़ और 32,386 करोड़ 14-15 में थी। 2015-16 में जब कांग्रेस सरकार का बजट था तब 19,980 करोड़ थी। उसको केंद्र की मोदी सरकार ने पूरी तरीके से खत्म कर दिया, न्यूनतम कर दिया, नगण्य कर दिया। मोदी सरकार अगर इसे सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला समझेगी तो यह समस्या हल नहीं होगी। जरूरत इस बात की है कि विकास को बढ़ावा दिया जाए, बेरोजगारी को दूर करने के कदम उठाए जाएं, जैसा छत्तीसगढ़ में हो रहा है। आज केंद्र में 7.6% बेरोजगारी है और छत्तीसगढ़ में 3.8%।
पूरे देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, जबकि बेरोजगारों से वादा तो इनने किया था 2 करोड़ रोजगार हर साल। हम कम कर रहे हैं, कांग्रेस की सरकार कम कर रही है, और इसके परिणाम स्वरूप माओवाद के प्रभाव क्षेत्र में कमी आ रही है, माओवादी घटनाओं में कमी आ रही है। लेकिन कुल मिला के केंद्र सरकार की नीतियों से इत्तेफाक नहीं रखते शैलेश नितिन त्रिवेदी। लेकिन मेरे साथ संजय चौहान जी हैं, उनसे समझने की कोशिश करता हूं कि क्या वाकई नक्सल समस्या से देश को मुक्ति मिलने का समय आ गया है। क्या कहते हैं संजय चौहान जी आप? जैसा दावा सरकार का है, जैसी उम्मीद बाकी राजनेताओं की है, क्या वाकई ये सत्य के करीब है? क्या जनता के स्तर पर वाकई नक्सलियों को सहानुभूति की जो बातें कही जाती थी वो इतिहास के पन्नों में दफन हो गई? भरोसा करें। हेलो जी जी संजय जी। हाँ हिमांशु जी, मैं समझता हूँ जो बादल सरोज जी ने शुरुआती दौर में इस कार्यक्रम में बात की है जी, बुनियादी तौर पे इसको समस्या को इस रूप में देखने की जरूरत है जी। आज ये जो एक आंदोलन कुछ भटके हुए लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है जी, मैं समझता हूँ जो लोग इनके प्रभाव में है जी, अगर सही रूप से सामाजिक और आर्थिक रूप से उन लोगों को जो है सरकारें वो सही विकास के रास्ते पर ले जाएगी तो ये आंदोलन जो है ज्यादा समय तक जो है वो जीवित नहीं रहेगा जी, दावे आप इस चर्चा में भी देख रहे हैं जी, पूर्व में जो मंत्री रहे हैं भाजपा सरकार में वो अपने दावे कर रहे हैं जी, और जो मौजूदा कांग्रेस के हमारे भाई यहाँ पर मौजूद हैं जी, वो ये इसको कह रहे, परंतु इस समस्या का अगर मूल रूप से निदान हमें करना है, ये समस्या कोई एक पार्टी विशेष की समस्या नहीं है जी, ये समस्या देश में एक गंभीर समस्या के रूप में और विशेष रूप में ये जो देश का लाल कॉरिडोर जो माना जाता है जहाँ पर ये बड़ी गंभीरता से अभी भी जो है वो समस्या है। मैं समझता हूँ इसका जो है एक राजनीतिक हल निकलना चाहिए, सब लोगों को जो है मिलजुल कर इसमें करना चाहिए और विशेष रूप में जो लोग सत्ता में हैं, चाहे वो केंद्र में सरकार भाजपा की सरकार है और राज्यों के अंदर जो भी सरकारें हैं, मैं समझता हूँ सामाजिक आर्थिक विकास जो है वो हर घर तक पहुंचना चाहिए। परंतु आज तो समस्या ये इस नक्सलवाद की समस्या को इस तरह की जो नीतियां देश में लागू की जा रही है, मैं समझता हूँ इन नीतियों से जो है पूरे प्रभावी रूप से जो है नक्सलवाद से निपटा नहीं जा सकता है। सरकारों को जो है और सही रूप में जो है सामाजिक और आर्थिक न्याय, सामाजिक और आर्थिक विकास जो है इन क्षेत्रों के अंदर करना पड़ेगा। अन्यथा जिस प्रकार से अभी हमारे साथी बादल सरोज ने पूरे बुनियादी रूप से इस नक्सलवादी आंदोलन की जो भूमिका बताई है, मैं समझता हूँ इसका मूल रूप से जो कारण है उसको जो है सरकारों को सामाजिक आर्थिक विकास जो है इन क्षेत्रों के अंदर करना चाहिए और कानून और व्यवस्था को जो है सख्ती से लागू करना चाहिए। ये इसको मूल जड़ को जो है सही रूप से करना चाहिए और ये दावे करने जो है ये छोड़ देना चाहिए सरकारों को, क्योंकि जमीनी हकीकत जो आप अपने कार्यक्रम में भी बता रहे हैं कि 380 से ज्यादा जवान जो है वो पिछले 5 साल के अंदर जो है वो उनका शहीद हुए हैं। इसके अलावा 1000 से ज्यादा जो आम जनता है वो जो है इनके हमलों में जो है वो हताहत हुई है। तो ये कोई अभी रोकथाम इस पर नहीं लगी है। सरकार को कानून व्यवस्था जो है वो पूरी चुस्त दुरुस्त करते हुए और इसके साथ साथ जो है जो विकास की लॉ है वो इन क्षेत्रों के अंदर जो प्रभावित लोग हैं उनके हर घर तक जो है शिक्षा है, स्वास्थ्य है, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, साफ सुथरा पीने का पानी है, बिजली है और जो विकास है, अगर सही रूप में इसको आप करेंगे तो स्वाभाविक तौर पे इस जो समस्या का निदान हो सकता है। तो कानून व्यवस्था अपनी जगह, लेकिन विकास के संदर्भ में ठीक पहल किए बगैर आप इस समस्या से निजात नहीं पा सकते हैं। इस विचार के साथ संजय चौहान जी हैं। पर मैं रामनिवास जी आपसे थोड़ी अलग बात करना चाहता हूं। आपसे समझना चाहता हूं कि सारे राजनीतिक दल दूसरे राजनीतिक दलों पर नक्सलियों के साथ साठ गांठ का आरोप लगाते हैं और निजी अनुभव यह है कि जब टिकट का फैसला कर रहे होते हैं उन इलाकों में तो इस बात में गहरी दिलचस्पी लेते हैं कि कौन सा प्रत्याशी ऐसा संभावित हो सकता है जिसके नक्सलियों के साथ में ठीक ठाक तार जुड़े हों, जिसकी मदद के साथ उसकी जीत सुनिश्चित हो सके।
जब तक इस मानसिकता के साथ सारे राजनीतिक दलों में लोग मौजूद रहेंगे, तब तक रामनिवास जी जैसा पूर्व पुलिस अधिकारी उम्मीद रख पाता है कि वाकई हम नक्सलियों से निजात पाना चाहते हैं, या कुल मिला के दिखाना चाहते हैं कि हाँ हम लड़ रहे हैं? ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। जब वहां पे किसी भी प्रत्याशी का चयन करते हैं तो हर ये सोचता है कि प्रत्याशी जीत के आए जी, और उसमें ये भी एक उनका दृष्टिकोण रहता है कि वहां पे उनकी गांव ग्रामीण क्षेत्र में कितनी पकड़ है, या वो उस तरीके से एक तरीके से कितना मैनेजमेंट कर लेगा जी। तो इस भावना से भी हमको दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि उसमें जब इस प्रकार की भावना रहती है तो एक प्रकार से हम नक्सलवाद को अप्रत्यक्ष रूप से हम समर्थन दे रहे होते हैं जी। और उसी समर्थन के कारण ये समस्या कुछ समय के लिए उस पार्टी के लिए ना होकर दूसरी पार्टी के लिए हो जाती है, लेकिन पूरे देश के लिए समस्या यथावत बनी रहती है जी। तो इसमें तो पूरा ही एक तरीके से वृहद दृष्टिकोण, जिसमें कहें कि सभी दलों को एक बड़ा दिल रख के ये निर्णय करना पड़ेगा, वो एक बहुत ही बड़ा यक्ष प्रश्न है कि वो इतना कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये दृष्टिकोण हमेशा उनमें बना रहता है। दूसरा जो आपसे समझने की बात है कि लगभग 50,000 से ज्यादा जवानों की तैनाती इस समय बस्तर इलाके में, ऐसे ही सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, इनके जवान अलग अलग इलाकों में तैनात हैं। क्या इनकी इतने लंबे समय तक तैनाती का नतीजा नक्सल समस्या के खात्मे के रूप में है, या कुल मिलाकर जैसे तालिबान अमेरिकन फौजों के जाने के बाद में सर उठाए खड़ा है, तो ये भी जितने सैन्य बल हमारे सुरक्षा बल तैनात हैं, जिनके आधार पर आंकड़े बड़े आकर्षक लग रहे हैं, देखो कितना बड़ा अंतर आ गया, पर किस कीमत पर, कि इनकी मौजूदगी से जैसे ही ये बैरकें खाली होंगी हम वहीं खड़े हो जाएंगे। इस चिंता को लेकर रामनिवास जी का अनुभव कुछ कहेगा? ये जब नक्सलवाद काफी अपनी प्रगति एक तरीके से कहें, क्योंकि ये नहीं कह सकते कि किस समय में ये बढ़ा किस समय में घटा जी। इसका फैलाव 1980 से ही चल रहा था बस्तर के अंदर, और बढ़ता बढ़ता फिर ये 2010, 2008, 9 में अपने एक तरीके से काफी इसमें घटनाओं में बढ़ोतरी हुई जी। तो उस समय एक ये विश्लेषण किया गया था, जिसमें कि माननीय हमारे ब्रजमोहन जी अग्रवाल माननीय मंत्री जी भी उपलब्ध हैं यहाँ पर जी, कि जब बस्तर के अंदर या पूरे छत्तीसगढ़ की पुलिस बल 1 लाख हो जाएगा, यानी कि पुलिस बल इतना होगा कि जिसमें कि बस्तर के अंदर पूरे क्षेत्र के अंदर उसका एक तरीके से कहें कि आम जनता को भी राहत मिले और नक्सलियों से बचाव भी हो, तो ये नक्सली समस्या उस समय पर ढलान पे खत्म हो जाएगी जी। तो अभी भी कुछ बस्तर के अंदर 5-6 क्षेत्र ऐसे भी हैं जिसमें कि हम कहें कि उसको 5 कॉरिडोर अभी भी बस्तर में है, जिसमें कि यदि उसकी लंबाई देखें तो 300 किलोमीटर, चौड़ाई देखें तो 80 किलोमीटर की है, और उसमें उसकी कुछ थोड़े बहुत अभी बढ़ोतरी हुई होगी, लेकिन मैं कहता हूं कि अभी भी वहां पे कम से भी कम 15 बटालियन की और जरूरत है। वो 15 बटालियन की जरूरत जब पूरी हो जाएगी तब उसके बाद वहां से एक तरीके से हम कहेंगे कि पूरा समाप्ति की तरफ वो होगा। हम ये कह सकते हैं कि यदि एंटीबायोटिक हमने 5 दिन दी, यदि 5 दिन में बीमारी पूरी तरीके से ठीक नहीं होती तो एंटीबायोटिक को 7 दिन देना पड़ेगा। और मेरा विचार है ये है कि बस्तर से जब ये पूरी समाप्त हो जाएगी तो फिर जब पुलिस विड्रॉ होगी तो जो वहां का जो हमारी जो बस्तर की पुलिस है, छत्तीसगढ़ की पुलिस है, अब वहां की संख्या भी इतनी मजबूत है कि वहां हर एक थाने के अंदर कम से कम 100 व्यक्ति हैं, मतलब 100 कर्मचारी अधिकारी हैं, तो ये समस्या दोबारा वापस नहीं आएगी। लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि समस्या पूरे देश में दूसरे स्वरूप में दोबारा से फिर आएगी 10 साल के बाद जी। ये अभी तो हो सकता है कि अभी समाप्त होने में भी इसको 5 साल लगेंगे, ये स्वरूप बदलेगी और स्वरूप बदलने के बाद ये शहरी क्षेत्र के अंदर और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर पुनः चाहे किसान आंदोलन के रूप में रहे, चाहे मजदूर आंदोलन के रूप में रहे, ये ट्राइबल यानी एक तरीके से आदिवासी क्षेत्र से निकल के दूसरे स्वरूप के अंदर दूसरा परिवर्तित रूप ले लेगी। रामनिवास जी बहुत दूरदृष्टि के साथ में आने वाले खतरे की ओर आगाह कर रहे हैं। सामाजिक विषमता की ओर उनका ध्यान दिलाया जा रहा है कि अगर सामाजिक विषमता समाज में मौजूद रहेगी तो अभी स्वरूप बदल के किसी और स्वरूप में आपको देखने के लिए मिलेगी। लेकिन मैं वर्तमान स्वरूप पर ही केंद्रित रहता हूं। एक बार फिर ब्रजमोहन जी के पास चलता हूं। और ब्रजमोहन जी, आपके माननीय नेता, देश के सम्मानीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने निर्णायक लड़ाई के संदर्भ में यह बात उठाई है कि नक्सलियों को मिलने वाली फंडिंग को रोका जाना जरूरी है। यह फंडिंग आती कहां से? आप तो स्वयं गृह मंत्री रहे हैं,
राजनीतिक क्षेत्र के इतने दिग्गज हैं, इतना अनुभव आपके पास में है, थोड़ा बताएंगे जिस फंडिंग को लेकर अमित शाह चिंता जता रहे हैं और राज्यों से अपेक्षा कर रहे हैं आप इस पर रोक लगाइए, ये फंडिंग होती कहां से है? आप लोगों से होती है, व्यापारियों से होती है, अधिकारियों से होती है? पैसा तो तीन के पास में ही माना जाता है, उद्योगपतियों के पास, अधिकारियों के पास और राजनेताओं के पास। किससे रोकना चाहते हैं अमित शाह जी, थोड़ा समझना चाहता हूं। देखिए हिमांशु जी, आप शायद वास्तविकता की तरफ जाना नहीं चाह रहे हैं जी। तेंदुपत्ता की मजदूरी जी और तेंदुपत्ते के मजदूरों से वहां पर पैसा वसूली करना, जी ये इनकी सबसे बड़ी इनकम का साधन है। जी सरकार के द्वारा जो लघु वनोपज खरीदी जाती है उसके माध्यम से वसूली करना, ये इनका सबसे बड़ा माध्यम है। जी वहां पर काम करने वाले ठेकेदारों से वसूली करना, ये इनका सबसे बड़ा माध्यम है। इनका सबसे बड़ा माध्यम बस्तर के जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके घर वालों से लेवी वसूल करना, ये इनका सबसे बड़ा माध्यम है। और इसके ऊपर में जो वहां पर उद्योग लगाना चाहते हैं, जो वहां पर माइनिंग्स करते हैं, उनसे पैसा वसूली सबसे बड़ा माध्यम है। अगर आपको याद होगा तो एक बार इस बात का विचार हुआ था कि तेंदुपत्ते को हमको प्राइवेट ठेकेदारों को जंगलों में घुसने से रोकना चाहिए और हमको सरकारी खरीदी करना चाहिए। और एक दो साल ये प्रयोग हुआ भी, और जब ये प्रयोग हुआ उनको पैसे नहीं मिले तो उसके कारण उनकी गतिविधियां भी कम हुई। तो हमको इस बात को देखना होगा, निश्चित रूप से अमित शाह जी की जो चिंता है कि बस्तर में विकास भी हो, सामाजिक समरसता भी हो, परंतु जो विकास के जाने वाले पैसे हैं उन पैसों में नक्सलियों के जेब में पैसे नहीं जाएं। आज ये सबसे बड़ा खतरा अगर है तो छत्तीसगढ़ से शायद देश भर में सबसे ज्यादा अगर लेवी वसूली कहीं पर होती है, नक्सलवादियों को सबसे ज्यादा आय कहीं पर होती है तो बस्तर से होती है। और इसीलिए उन्होंने छत्तीसगढ़ को अपना कार्य क्षेत्र बनाया हुआ है। बाकी जो हिस्से हमसे लगा हुआ तेलंगाना है, हमसे लगा हुआ आंध्र प्रदेश है, वो उनके शेल्टर पॉइंट हैं, वहां पर वो घटनाएं नहीं करते हैं। आज आप देखेंगे तो नक्सलवादियों के लड़के विदेशों में पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, वो अरबपति हैं, वो करोड़पति हैं, परंतु बस्तर के जो उनके सोल्जर्स हैं वो बेचारे आज भी गरीब हैं। तो यहां पर जो नक्सलवादी हैं वो छत्तीसगढ़ के नहीं है। छत्तीसगढ़ के लोगों को तो दबाव डालकर वो नक्सलवाद में शामिल करते हैं और दबाव में शामिल करते हैं। और आज छत्तीसगढ़ में देश भर से लड़कों को बुलाकर उनको महीने का पैसा देकर उनको वो ट्रेनिंग देते हैं और देश भर में घटनाएं करने की ट्रेनिंग देते हैं। ये हमको सबसे बड़ी बात है कि हमको इस प्रकार की गतिविधियों को रोककर कि जिनके माध्यम से नक्सलवादियों की आर्थिक ताकत बहुत ज्यादा बढ़ती है और आर्थिक ताकत के कारण वो बाहर के लोगों को लाकर छत्तीसगढ़ में गतिविधियां कराते हैं, उनको हमको रोकना पड़ेगा। मेरा एक सवाल है आपसे बीच में रोकते हुए, 15 साल आपकी सरकार रही और आप यहां पर बैठकर खुद बता रहे हैं कि सबसे बड़ा आय का स्रोत तो छत्तीसगढ़ है, तो 15 साल में क्या उपलब्धि रही उस स्रोत को सुखाने के संदर्भ में? जब आपकी सरकार थी तो यह स्रोत सूखा नहीं। क्या अमित शाह जी की उम्मीद है कि जो काम आप और आपके सम्माननीय डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व की सरकार में नहीं हो पाया वो भूपेश बघेल की सरकार कर देगी? जो करिश्मा आपसे नहीं हो पाया वो क्या इस सरकार से हो जाएगा? अमित शाह जी की जो ये उम्मीद है, क्या वो उम्मीद बृजमोहन अग्रवाल जी की भी है? क्या वो छत्तीसगढ़ भाजपा की भी है कि नक्सलियों के आर्थिक मोर्चे पर चोट देने में यहां की वर्तमान सरकार सक्षम है, सफल रहेगी? देखिए हिमांशु जी, जरा कानून व्यवस्था की जब हम बात करते हैं, अभी आप रामनिवास जी से पूछ रहे थे जी, किसी जमाने में वहां पर 5 बटालियन काम करती थी, आज 50 बटालियन काम कर रही है जी। तो ये चीजों की तुलना नहीं हो सकती जी। इसको तो हमको व्यवस्था बनाना पड़ेगा और जैसे जैसे हमारी फोर्सेज इंटीरियर तक जाएंगी, अंदर तक जाएगी, हमारे थाने खुलेंगे तो उसके ऊपर में रोक लगेगी और इसके ऊपर में उनकी कमी आई है, परंतु उसके बाद भी वहां पर हम अंतिम क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाए हैं। बहुत स्तर तक हम पहुंचे हैं और अंतिम स्तर तक, जैसा रामनिवास जी ने भी कहा कि इस बात को हमको देखना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि आपको भी इस डिस्कशन में
कोई तुलना नहीं करनी चाहिए जी। ये एक दिन में समाप्त होने वाली घटना नहीं है जी। ये पिछले 40 सालों से जो कुछ चल रहा है उसको एक दिन में समाप्त नहीं किया जाएगा, परंतु सरकारों का संकल्प और दृढ़ प्रतिज्ञा चाहिए कि हमें नक्सलवाद को समाप्त करना है। जिस दिन अब ये सरकार आई, 1 साल तक तो यह चला कि दोस्ताना संबंध चला जी। जब उन्होंने घटनाएं बढ़ाई तब इन्होंने टिट फॉर टैट शुरू किया, तो उसके बाद में उन्होंने फिर से घटनाएं बढ़ा दी। तो ये नहीं चलेगा, हमको हमारी नीति एक जैसी रखनी पड़ेगी और बीजेपी की सरकार की नीति थी। आज उसी का परिणाम है कि वहां पर 100 से ज्यादा थाने खुले, आज उसी का परिणाम है कि वहां पर 10 बटालियन से 50 बटालियन पहुंची, आज उसी का परिणाम है कि वहां पर सड़कें बनी, आज अगर ये सरकार भी उसी तेजी से उसी संकल्प के साथ में कि हमें वहां पर अच्छे अधिकारियों को भेजना है और टिट फॉर टैट करना है, गोली का जवाब हमको गोली से देना है, तो निश्चित रूप से हम इसको रोक सकते हैं। अगर उनसे सहानुभूति रखने वाले लोगों को हम बुलाकर मुख्यमंत्री के बंगले में चर्चा करेंगे और दूसरी तरफ हम गोली चलाने की बात करेंगे, तो इससे कोई काम चलने वाला नहीं है। लेकिन ब्रजमोहन अग्रवाल जी का मुझसे ये कहना है, मेरे अच्छे मित्र हैं, उनका कहना है कि ये तुलना ठीक नहीं है, आप तुलना मत कीजिए। ब्रजमोहन जी को मेरे साथ ये कहने की सहूलियत है, लेकिन तुलना की शुरुआत ब्रजमोहन जी विनम्रता से कहना चाहता हूं, मैंने नहीं की। तुलना तो आपके सम्मानीय नेता अमित शाह जी ने की। उन्होंने ही बैठक में बताया 2009-10 में ये था, 2020 में ये है। अब आपके नेता की बात को मेरे द्वारा गंभीरता से ले लिया गया, इस पर अगर आपकी नाराजगी है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन तुलना की शुरुआत उस बैठक से हुई थी। लेकिन मैं शैलेश जी आपके पास आऊं उससे पहले रामनिवासी से एक बिंदु पर और टिप्पणी ले लेना चाहता हूं। रामनिवासी, अमित शाह जी कह रहे हैं कि आय के स्रोत पर चोट कीजिए, परिणाम आ जाएगा। लेकिन आय के स्रोत पर चोट करने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्या उनके पास इतने आधुनिक हथियार पहुंचते कैसे हैं, इस पर विचार किए जाने की कोई जरूरत आप महसूस नहीं करते हैं? रॉकेट लॉन्चर उनके पास है, अमेरिका में बनने वाली डिवाइस उनके पास पहुंच रही है। कोई इलाका ऐसा नहीं है नक्सल प्रभावित जो सीधे समुद्री मार्ग से जुड़ा हो, सारे सड़क मार्ग से जुड़े हुए दुर्गम इलाके हैं। और फिर भी जहां पर आप स्वयं बता रहे हैं हमारे जवान पहुंच नहीं पाते हैं, वहां तक इतने बेशकीमती हथियार विदेशों से आकर पहुंच कैसे जाते हैं? और अभी तक कोई खुलासा ऐसा जानकारी में नहीं आया 7 साल, 10 साल, 20 साल में, जिसमें हथियारों की ये सप्लाई की चेन को कोई भी जांच एजेंसी या कोई भी पुलिस की एजेंसी खुलासा कर पाई होगी। देखो हमने इतनी बड़ी खेप पकड़ी। कौन है ये मिला जुला खेल खेलने वाले जो इन तक ये हथियार पहुंचाते हैं? आपके बीच में ही बैठे हुए लोग हैं जिनसे पहुंच रहे हैं, या कोई और लोग हैं जिन्हें आप जान तो रहे हैं पर पकड़ना नहीं चाह रहे हैं? दोनों ही बिंदु साहब कि एक तो आर्थिक स्रोतों पर चोट पहुंचना ताकि उनका जो मजबूती है वो टूटे जी। दूसरा जो ये हथियारों की सप्लाई है जी, ये हमारी भारत के एजेंसीज को मालूम है। ये चाइना जो है सन 1956-57 से ही ये लगातार ये कोशिश कर रहा है। पहले उन्होंने कोशिश की थी कि जो नॉर्थ ईस्ट के जो प्रदेश हैं उनमें सप्लाई की थी, ब्रह्मा के माध्यम से। ये पूरी की पूरी सप्लाई जो है जो हमारे नक्सली क्षेत्रों के अंदर भी हो रही है, ये भी इन्हीं के माध्यम से हो रही है। ये एक स्रोत है। दूसरा स्रोत ये है कि हमारे जो जैसे पुलिस के द्वारा, पुलिस जब मुठभेड़ होती है तो कुछ ने हथियार नक्सलियों द्वारा पुलिस से लूट लिए जाते हैं। तीसरा स्रोत यह है कि कुछ जो अवैध हथियार हैं, ये जो आपने जो बिंदु उठाया है ये भी देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज तक कभी भी एक तरीके से पूरे देश में एक ऐसा मुहिम नहीं चलाया गया है जिसमें कि सारे देश का एक तरीके से अवैध हथियारों के ऊपर या बाहर से जो सप्लाई चेन है उसके ऊपर। लेकिन ये मेरे पास एक तरीके से कहें कि भारत की एजेंसीज को मालूम है कि चाइना इसमें बहुत तरीके से मदद कर रहा है और आज भी उसको रोकने का प्रयास करते रहते हैं, क्योंकि कुछ अंतर्राष्ट्रीय और दूसरी चीजें वो सामने ना लाने की वजह से वो एक तरीके से एक्सपोज नहीं करते, लेकिन काफी उसमें रोकथाम वो करते रहते हैं जी। तो कुल मिलाकर हथियारों वाले मुद्दे को भी रामनिवास जी मानते हैं कि एक महत्वपूर्ण पहलू है। लेकिन मैं शैलेश जी आपके पास में आखिरी दौर की बातचीत के लिए आ रहा हूं और आपसे समझना चाहता हूं, बटालियनों की संख्या बढ़ाकर पैसे के स्रोत पर अंकुश, क्या इससे उस मानसिकता से लड़ा जा सकता है जिसके अंतर्गत लोग इतना आंदोलित हैं, इतने आक्रोशित हैं, इतना संतप्त हैं कि सरकार के खिलाफ हथियार उठा लेते हैं? कोई 2, 5, 10, 20 लोग नहीं होते हैं। जब पुलिस बल पर हमला होता है तो 2-2 हजार नक्सलियों की संख्या की मौजूदगी दिखती है। कुछ भटके हुए युवा कह के आप इस सच्चाई से
मुंह नहीं मोड़ सकते कि समाज में एक बड़ा वर्ग ऐसा मौजूद है जो इन घटनाओं के प्रति सद्भाव रखता है, जो इन घटनाओं के साथ में अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करता है। कैसे रोकेंगे उसे? बहुत गंभीर प्रश्न आपने उठाया है जी। और ये माओवादी वो लोग हैं जी जिनकी या तो संविधान में आस्था नहीं है जी या वो संविधान से परिचित नहीं है जी या संवैधानिक उपायों से उन्हें कहीं ना कहीं तकलीफ हुई है। जी ये संविधान में आस्था नहीं रखने वालों का समूह है जी और ये अपनी लड़ाई भी असंवैधानिक तरीकों से लड़ रहे हैं। जी लेकिन इनके खिलाफ लड़ाई केवल और केवल संविधान में आस्था रखकर ही संवैधानिक उपायों से ही लड़ी जा सकती है, जी जैसा कि हम छत्तीसगढ़ में कर भी रहे हैं। जी अगर इस लड़ाई में संविधान हमारा सबसे बड़ा शस्त्र है, जहां बंदूक की जरूरत है वहां बंदूक भी चलाई जाएगी, इस्तेमाल करती है हमारी सरकार जी लेकिन ज्यादा बेहतर लड़ाई विकास की ताकत से होती है, जी ज्यादा बेहतर लड़ाई जनता की ताकत से होती है। चर्चा के शुरू में बहुत बढ़िया बात बादल सरोज जी ने कही थी। जी उन्होंने एक सवाल उठाया था कि माओवादियों से लड़ता कौन है। जी सब अपने अपने ढंग से लड़ते हैं। केंद्र सरकार दावा कर रही है कि वो बटालियन और केंद्रीय बलों के माध्यम से लड़ रही है। राज्य सरकार दावा करती है कि वो विकास से और अपने पुलिस बल के माध्यम से सीधी लड़ाई में वो संलग्न है। लेकिन माओवादी इलाकों में होता क्या है? जो अति संवेदनशील इलाके हैं, रात को थानों के दरवाजे बंद हो जाते हैं, जी बंदूकें तैनात हो जाती हैं और वहां जो उस क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं वो लोग माओवादियों के रहमो करम पे रह जाते हैं। अल्टीमेटली माओवाद से लड़ाई वो लड़ रहे हैं, वो आम आदमी लड़ रहे हैं। उन्हें मजबूत करने की, उन्हें ताकत देने की जरूरत है। सिर्फ गोली से काम नहीं चलेगा, जहां जरूरत है वहां गोली चलाना पड़ेगा, चलाई जाएगी, लेकिन गोली चलाने से ज्यादा जरूरत माओवाद से अंतिम और फाइनल लड़ाई लड़ने वाले आम आदमी को मजबूत और ताकतवर बनाने की जरूरत है। आम आदमी को मजबूत और ताकतवर बनाने की जरूरत बता रहे श्री नितिन त्रिवेदी। कार्यक्रम का मेरा समय समाप्त हो रहा है, इसलिए आखिरी टिप्पणी के लिए मैं ब्रजमोहन जी के पास वापस लौटना चाहता हूं। और ब्रजमोहन जी, एक राजनीति से परे उठकर आपसे यथार्थ परक प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या अपने 40 साल के राजनीतिक जीवन में यह बात आपको सालती नहीं है, कचोटती नहीं है कि सब एक राय होकर मानते हैं कि नक्सल समस्या देश के लिए बहुत बड़ी समस्या है, पर आज भी सारे राजनीतिक दल एक राय होकर समाधान के लिए कोई नीति नहीं बना पाए? क्या कोई जरूरत आप महसूस करते हैं? निश्चित रूप से हिमांशु जी, नक्सलवाद के कारण हमारे दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले वनवासी, आदिवासी, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, शैक्षणिक रूप से कमजोर हैं, ऐसे लोगों के जीवन की रक्षा के लिए सब लोगों को एक मत होकर इसमें नीति बनाना चाहिए। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि समय समय पर अपने राजनीतिक फायदे के लिए नक्सलवाद को समाप्त करने के बजाय उनका हम सहयोग लेते रहे हैं। और इसलिए एक नीति बनेगी तो हमारा देश का सर्वांगीण विकास होगा। एक तरफ शहरों में चमचमाती हुई सड़कें रहें और दूसरी तरफ पगडंडी पे भी लोगों को चलना नसीब नहीं हो। एक तरफ 5 स्टार होटलें हों और दूसरी तरफ धर्मशाला भी नहीं हो। एक तरफ बड़ी बड़ी हॉस्पिटल हों और दूसरी तरफ वहां पर लोग बिना इलाज के मृत्यु हो जाए। अगर ये परिस्थितियां हैं तो इन परिस्थितियों में पूरे राजनीतिक दलों को एक होकर और उन क्षेत्रों के विकास की चिंता करनी चाहिए और वहां पर विकास पहुंचाना चाहिए और उनके जीवन को भी खुशहाल बनाने के लिए हमको सबको मिलकर सोचना चाहिए। तो कुल मिलाकर हम बातचीत के निष्कर्ष पर अगर पहुंचे तो उपलब्धि है कि नक्सली मोर्चे पर सरकारों को एक आश्वासित सफलता मिल रही है, लेकिन सही सफलता नक्सली घटनाओं में कमी के तौर पर नहीं, बल्कि सामाजिक विसंगति का जो एक बड़ा अंतर जो ब्रजमोहन जी, बादल सरोज जी, शैलेश नितिन त्रिवेदी, संजय जी चारों ने व्यक्त किया है, उस अंतर को पाटने के लिए अगर कोई ठोस काम होगा तो ही सही अर्थों में नक्सल समस्या की मानसिकता से इस देश को मुक्ति मिलेगी। कुल मिलाकर सुरक्षा बलों की मौजूदगी के चलते घटनाएं कम हो रही हैं, इस उपलब्धि पर मुग्ध नहीं हुआ जा सकता। जिन कारणों से लोग बंदूक उठाने के लिए तत्पर होते हैं, उन कारणों को खत्म करना समाज और सरकार दोनों की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, और अगर वो प्राथमिकता रहेगी तो समाधान मिल जाएगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस सार्थक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब प्रासंगिक पंक्तियों का।
हमारी पंक्ति ये कहती है कि अपना अपना कर्म करें सब धर्म निरत हो प्राणी, कि अपना अपना कर्म करें सब धर्म निरत हो प्राणी, कोई भाग ना ले औरों का सभी न्याय के ध्यानी, गला न काटा जाए किसी का पेट न छाटा जाए, जिसको जन्म दिया प्रभुवर ने वह जीने भी पाए। गिरिजा दत्त शुक्ल गिरीश ने जो ये पंक्ति हमें दी है, अगर ये समाज के हर व्यक्ति के जहन में बस जाए तो शायद नक्सल समस्या जैसी किसी भी समस्या से समाज का पाला ना पड़ पाए। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। तद अर्पणम।